और इसमें अपन देखते हैं सितंबर 2024 का सबसे पहले राष्ट्रीय, सबसे पहले न्यूज़ आ रही है यूपीएससी-आर, है ना। तो यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जबान पे चढ़ जाए कॉन्सेप्ट, इसलिए यूपीएससी-आर किया हुआ है। क्या है, यूपी स्टेट कैपिटल रीजन, है ना, यूपी स्टेट कैपिटल रीजन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एनसीआर बना हुआ अपने नेशनल कैपिटल रीजन, तो एनसीआर में जो सीआर आ रहा है वो सीआर यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ बात है यूपी स्टेट की, ऐसे। तो आप यूपीएससी-आर को क्या पढ़ेंगे, यूपी स्टेट कैपिटल रीजन, कैपिटल रीजन। भाई नेशनल नहीं आएगा, क्योंकि नेशनल तो दिल्ली के संदर्भ में आया हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो यूपी स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पे इन्होंने किया है। तो इसके अंदर क्या क्या, लखनऊ के पास के 5 जिले इन्होंने उठाए हैं, जिसका अपन क्लू बोलेंगे सब से, SHURB, सर बोलते हैं झाड़ी को, ठीक है। तो लखनऊ के पास, अब देखो इधर ये मैप देखो, ये मैप लगा हुआ है, बीच में है लखनऊ, और लखनऊ के पास के क्षेत्र, जैसे एनसीआर में अपन देखते हैं बीच में दिल्ली, फिर अपन जैसे अपन देखते हैं राजस्थान जैसे अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे झुंझुनू की लेने की बात है, उधर चंडीगढ़ की बात है, इधर नोएडा की बात है, ऐसे। तो ये एनसीआर का बढ़ता हुआ दायरा है। तो एनसीआर क्या होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ वाले जैसे जो शहर हैं या दूसरे राज्यों के जिले हैं वो लेके, और फिर इस न्यूक्लियस का डेवलपमेंट अश्योर किया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो, इसका विकास, सतत विकास हो, ऐसे, ठीक है ना। आज जैसे आज भिवाड़ी के अंदर जो उद्योग है, मान लो वो उद्योग दिल्ली में रखते तो कितना वहाँ पॉल्यूशन भी बढ़ता, ट्रैफिक भी बढ़ता, ठीक है। अब क्या है, दिल्ली के अंदर अपन ने उसको ले लिया, तो नो डाउट प्रशासनिक कंट्रोल तो राजस्थान का ही है, लेकिन वहाँ पे जो विकास कार्य संबंधी वो दिल्ली की जिम्मेदारी हो जाती है। तो दिल्ली ने आज कह रखा भिवाड़ी को उद्योग वगैरह तुम लगाओ, पैसे मैं दूंगा, लेकिन प्रशासनिक कंट्रोल जो है वो राजस्थान का ही है, ठीक है। ऐसे लखनऊ में, तो लखनऊ का आज विकास जैसे अपन देखेंगे, भाई यहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं है, ज़्यादा उद्योग यहाँ नहीं लगे, उद्योग आज लखनऊ में लग रहे, तभी तो आसपास के जिले यहाँ पलायन करके लखनऊ में आ रहे हैं, राजधानी है अपने यूपी की। तो लोग बाग पलायन नहीं करें, इसलिए एक ही लखनऊ है, अपन ऐसे 5 लखनऊ और बना देते हैं साइड के अंदर। ये मकसद होता है इस कैपिटल रीजन बनाने का मकसद। कैपिटल हम कैपिटल के आसपास के रीजन को डेवलप कर रहे हैं ताकि कैपिटल में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, ये है कॉन्सेप्ट। तो कौन से है 5 शब्द, SHURB, ऐसे घुमाएंगे अपन इसको एंटी क्लॉकवाइज, सर। S से सीतापुर, H से हरदोई, SHU से है उन्नाव, ठीक है, उन्नाव। SHUR से क्या है, रायबरेली, है ना। बरेली अलग है, बरेली यहाँ ऊपर, इधर यहाँ बरेली, अपन जैसे देखते हैं हिमालय की तलहटी के अंदर बरेली, और इधर है रायबरेली, दोनों अलग है, ठीक है। सर अहमद रायबरेली यहाँ से बिलोंग करते थे, इसलिए रायबरेली नाम रखा है। फिर है बाराबंकी, B से बाराबंकी, तो SHURB, ये जो लिखा हुआ है 5 जिले हैं, SHURB, S से सीतापुर, H से हरदोई, U से उन्नाव, R से रायबरेली, और B से बाराबंकी। B से बरेली नहीं है, B से बाराबंकी। बरेली तो ऊपर है, यूपी के मैप में आप निकाल के देखो एटलस में, बरेली ऊपर, रायबरेली नीचे। तो ऐसे है। फिर ये क्यों कर रहे हैं अपन, भविष्य के शहर बना रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग, जैसे वैसे अपन देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही है, इसमें लिख लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये है ईज ऑफ लिविंग, रहने की है स्वतंत्रता, रहने की जो सहूलियत है वो। UPSC-RDA मतलब UPSC-R मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अपने बनाया, जैसे हमने JD है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब ये वो इंस्टीट्यूशन है, इसको अपन बोलते हैं SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। व्हीकल का मतलब ये नहीं कि साधन है, साधन क्या, स्पेशल पर्पस व्हीकल कैसे, कि इसका काम है, इस डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है इस रीजन का विकास सुनिश्चित करना, जो पॉलिसी बनी उसको इम्प्लीमेंट कराए, कोई पॉलिसी में अमेंडमेंट चल रहे हैं तो वो बनाए, है ना। तो इनको SPV बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। जैसे क्या है, जैसे भाई जयपुर के अंदर मेट्रो चलेगी, तो जयपुर मेट्रो अपन प्रोजेक्ट लिया है, अब इस कंट्रोल कौन करेगा, इसके रख रखाव, पूरा सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, सारा कौन, तो उसके लिए अपन ने डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब अपन ने स्पेशल पर्पज व्हीकल बना दिया, मतलब जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो स्पेशल पर्पज के व्हीकल बना दिया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। भाई जयपुर का विकास होना चाहिए, तो इसके लिए सर एक अपन ने स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या बना दिया, अपन ने JDA बना दिया। तो स्पेशल पर्पज है इसका एक, कि भाई जयपुर का विकास करना है तुमको, स्पेशल पर्पज दे दिया। और व्हीकल से मतलब ये नहीं है कि यार कि ये बैठने का कोई साधन है क्या, कि इसमें बैठ के जाएंगे, नहीं, ये व्हीकल का मतलब ये भी साधन है कि कैसे जयपुर का जो अपन को विकास सुनिश्चित करना है उसका साधन क्या है, JDA। जयपुर मेट्रो का विकास सुनिश्चित करना है, उसका साधन क्या है, जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन है। दिल्ली मेट्रो DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये SPVs होते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। या कन्फ्यूजन व्हीकल शब्द से हो जाता है कि यार सर कोई मोटरसाइकिल है क्या कोई, या PSLV GSLV का, नहीं, साधन है।
व्हीकल यही होता है साधन, जैसे अपने देखते हैं ऑफिस जाने का साधन, सर मैं बाइक से जाता हूँ, ऐसे साधन। गठन हुआ अध्यादेश के द्वारा, ठीक है। फिर अध्यादेश जैसे अपन देखते हैं केंद्र में भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं। फिर अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर वो पास, 6 सप्ताह मतलब हो गए 1.5 महीने के अंदर, जब सदन बन जाता है, बैठता है, बैठक चालू होती है, तो 1.5 माह के अंदर वो पास होना चाहिए। बरेली नॉट इक्वल टू रायबरेली लिखा हुआ है। तो ये एनसीआर की तर्ज पे अब एक होमवर्क देता हूँ कि ये एनसीआर आप मुझे बताओ कि किस साल में बना और किस संविधान संशोधन से बना, ये बताओ, ठीक है। किस साल में बना और किस संविधान संशोधन से एनसीआर, मतलब नेशनल, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया है ना, ये देखना, सुनना, समझना, ठीक है। फिर दूसरी न्यूज़ अपन देखते हैं, नए आपराधिक कानून आए हैं, 3 आए हैं। पहली बात तो देखो जो वर्ड आ रहा है, इसके अंदर वर्ड आ रहा है आपराधिक। अपन किस प्रकार के नए कानून लाए हैं, क्या सिविल कानून लाए हैं, क्या अपन नहीं, 2 तरह के कानून होते हैं, एक तो सिविल होते हैं और एक आपराधिक होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल क्या होते हैं, जैसे अपन सक्सेशन एक्ट देखते हैं, मैरिज एक्ट देखते हैं, उत्तराधिकार अधिनियम देखते हैं, ये रेंट एक्ट देखते हैं, मतलब जिसमें किराएदारों के जो कानून हो, रेवेन्यू एक्ट देखते हैं, ये सब क्या है, सिविल है, ठीक है। क्रिमिनल क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं जैसे अपन देखते हैं कि किसी ने कोई चोरी करी है, हत्या करी है, मर्डर किया है, तो वो सब क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर आते हैं। आपने समय पे टैक्स नहीं चुकाया तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वो सिविल ऑफेंस है, समझ रहे हो। इस तरह से किराएदार के रूप में आपने जैसे समय पे किराया नहीं दिया, या आपको किराया देते देते भी मकान मालिक ने बेदखल कर दिया, तो वो रेंट एग्रीमेंट के तहत आते हैं, रेंट एक्ट के तहत। मैरिज है, डाइवोर्स लेना है, तो वो क्या है, वो मैरिज एक्ट के तहत है, ठीक है। तो ऐसे सारे, तो सिविल एंड क्रिमिनल लॉ समझ गए आपने, ठीक है। अब यहाँ बात चल रही किस प्रकार के नए कानून लाए, क्या अपन सिविल कानून लाए हैं, क्या कैसे लाए, आपराधिक लाए। तो पहले 3 थे, लेकिन ये 3 क्या थे, ये अंग्रेजों की देन थी, ठीक है। और सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो आईपीसी, फिर देखते हैं ये सीआरपीसी, क्रिमिनल, सिविल प्रोसीजर कोड है ना, सिविल क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड देखेंगे अभी। और फिर नेक्स्ट आ रहा है आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रोसीजर कोड है ना। सबसे पहले आईपीसी देखते हैं, इंडियन पिनल कोड, पिनल का मतलब होता है न्याय, ठीक है। फिर अपन बोलते हैं सीआरपीसी, नागरिक सुरक्षा, है ना। आपने ये सीआरपीसी जो ना, ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, वैसी बात तीनों आपराधिक है। तो इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है ना। अब जैसे इसके अंदर आप साल देखो, 1860 आ रहा है, सबसे पहले बनने वाला तो इंडियन पिनल एक्ट था, इंडियन पिनल एक्ट, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं दफ़ा 302, फांसी की सज़ा होती है, और दफ़ा मतलब इसकी धाराओं को बोला जाता है। और एक अपन जैसे कोर्ट में आपने कभी जैसे मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें बोलते हैं ताजे राते ये हिंद, बोलते हैं ताजे राते ए हिंद, ताजे राते हिंद, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड जो है ना, ताजे राते हिंद आ रहा है, इंडियन पिनल कोड, इंडियन आ रहा है, हिंद इंडिया, तो ये इंडियन पिनल कोड का ही पर्शियन नेम है। ताजे राते हिंद की दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो ताजे राते हिंद क्या है, ये इंडियन पिनल कोड है, ऐसे, ठीक है। तो ये ताजे राते हिंद अपन को वर्ड समझ, जैसे अपन बोलते हैं नारे लगाते हैं, हड़ताल हो गई, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं अपन, इनकलाब जिंदाबाद है। लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, डाउन विद द इंपेरिज्म, भगत सिंह ने आज़ाद लगाया, नारा लगाया, तो आपने असेंबली में बम फोड़ा जब, है। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, उसी का ट्रांसलेशन होता है क्या, कि लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन डाउन विथ इंपेरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये नारा है वो। इनकलाब तो जिंदाबाद, जिंदाबाद कौन है, इनकलाब, और मुर्दाबाद कौन है, साम्राज्यवाद। तो इनकलाब जिंदाबाद है ना। तो ये नारा क्या था, एक बार देखना, पढ़ना। इनकलाब मतलब लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, कि क्रांति अमर रहे, इनकलाब जिंदा रहे, इनकलाब जिंदा मतलब इनकलाब जो क्रांति हुई थी ना, इनकलाब जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्रांति। तो ये बात करते थे 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी वो अमर रहे, वहाँ से प्रेरणा मिली थी इनको, ठीक है ना। तो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन डाउन विद इंपेरियलिज्म। तो कौन सी रिवोल्यूशन को लॉन्ग लिव रखना चाहते थे, 1917 की रूस की क्रांति, क्योंकि उसमें समाजवाद जो था ना, समाज के उत्थान की बात हुई थी,
साम्राज्यवाद जो ब्रिटेन शोषण कर रहा था रूस का, उसको नकारा गया था इसमें। ऐसे मतलब सॉरी, वहाँ का जार शोषण कर रहा था साम्राज्य। 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी, वहाँ का जार था, ठीक है, वो जार वहाँ के जो शासक थे वही शोषण कर रहे थे जनता का, तो उनको फिर जनता ने उखाड़ के बाहर फेंक दिया था, ठीक है ना। तो ये ऐसे है। तो ऐसे अपन देखते हैं ताज़ीरात हिंद इंडियन पिनल कोड है, कब का है? 1860 का है। अब आप देखो, मैं बता रहा था अंग्रेजों की देन है। 1857 का विद्रोह हुआ, उसके 3 साल बाद ये बना, क्योंकि विद्रोह में अंग्रेजों की आँख खुल गई थी, यार कानून बनाने जरूरी है कि किसी ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या करी तो उसको क्या सजा मिलेगी। तो क्रिमिनल कोड पढ़ रहे हैं ना अपन, तो सजा इसके अंदर लिखी थी आईपीसी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आईपीसी की कब स्थापना, कब करा अपन ने? 1860। कैनिंग थे इस समय अपने वाइस रॉय, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, कोल्ड कैनिंग। तो ये हत्याओं वगैरह, क्योंकि 1857 के विद्रोह में अपन देखते हैं अंग्रेजों की हत्या हुई, सारा हुई, तो सजा आप किसके तहत दें? तो सजा इसके तहत दें, ठीक है। ओल्ड और न्यू, पुराने वाले के अंदर 511 सेक्शंस थे। अब ये सेक्शंस हैं, यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं बोलेंगे, आर्टिकल केवल कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है। तो ओल्ड में 511 सेक्शन थे, नए में 358 है। कोई खास बात नहीं, सुन लो। सीआरपीसी अपन देखते हैं, कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, सॉरी एक बार और देख लो। तो इंडियन पिनल कोड, बीएनएस जो है ना, इसको अपन ने इंग्लिश में बोलते हैं, जो नया नाम है ना वो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। तो ये न्याय का ट्रांसलेशन कर रखा है यहाँ पे, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अपन बोलते हैं BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा। बी तो सब में भारतीय है, NS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक ऐसे संहिता। फिर IEA जो है ना, इंडियन एविडेंस को अपन ने बोल दिया। BSA क्या? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये ऐसे साक्ष्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड जो है ताज़ीरात हिंद, तो वो तो क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता। इंडियन पिनल कोड का नया नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसका नया नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस तो है, वो तो साक्ष्य से समझ में आ जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम SS, साक्ष्य अधिनियम इस, है ना। भारतीय न्याय संहिता IPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा क्या हो जाएगा? CRPC का। तो CRPC में बोलते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कि किसी क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया, अब आप कैसे उसको जैसे पेश करना है, कहाँ उसको जेल में रखना है, कब पेशी पिलाना है, ये सब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में था। अब क्रिमिनल को अपन ने क्या माना? नागरिक। कितना बड़ा चेंज है देखो। तो ऐसे चेंज क्यों किया? क्योंकि ये सब ये अंग्रेजों की देन थे, ये भारत की देन है आज़ादी के बाद। ये तो कुछ मानवीय पक्ष इनके अंदर रखा है नए वालों में, पहले वालों में मानवीय पक्ष नहीं था। अंग्रेज अपनी सबसे पहले सुरक्षा चाहते थे और फिर दूसरी सुप्रीमेसी चाहते थे, कि तूने अगर मेरे थप्पड़ मार दिया मैं अंग्रेज अधिकारी, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो ये था, तूने अंग्रेज अधिकारी का कत्ल किया है तो अब सजा मिलेगी। अब यहाँ क्या है? भारतीय नागरिक है, चोरी करने वाला भी और आगे इसको दंड देने वाला भी। तो एक मानवीय पक्ष को रखा गया है इसमें ध्यान में, ये है चीज़। लेकिन ऐसा भी नहीं कहीं आप सोचो कि सर मर्डर की सजा माफ़ कर दें, नहीं, फिर तो कानून का मकसद ही नहीं रहा कुछ। तो ये समझ गए अपन क्या देखना है, इनके नए नाम ध्यान में रखने, ठीक है, और इनका साल ध्यान में रखना है, पुराने वाले कब के हैं भाई। नए तो अपन देखेंगे 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए, ऊपर जो डेट है 1/7/2024, ठीक है। तो जैसे इस बार RGS वाला एग्जाम था, तो उसमें था कि खींच के कर लो, कोई पुराने सिलेबस से हुआ, इनसे हुआ था, IPC CRPC IEA। अब जो नए वाले होंगे उनमें सभी पढ़ना पड़ेगा। तो बोला कि अब जो रिपीटर्स थे बोला कि पढ़ लो, नहीं तो अगली बार दे ही नहीं सकोगे, फिर क्यों नई चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी। फिर ये इनमें सेक्शंस देख रहे हैं, कोई खास नहीं है, लेकिन आप जैसे देखोगे कि इंडियन पिनल कोड में तो कम हुए हैं और बाकी के अंदर जो धाराएँ हैं वो सेक्शन जो हैं वो बढ़े ही हैं, ठीक है। अब कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं जो अपन देखते हैं कि जो पहले ब्रिटिश कालीन कानून संहिता में नहीं थी, अब है। जैसे अपन देखते हैं 0 FIR का कॉन्सेप्ट। 0 FIR क्या है कि जैसे आप गए केरला घूमने, अब केरला में कोई भी इंसिडेंस हो गया, जैसे आपका मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, तो अब आप थाने में रिपोर्ट कराना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, आप रहने वाले हो जयपुर के, तो आप जयपुर में जाके आप एक जो एड्रेस है वहाँ आप दर्ज कराओ FIR। अब ऐसा नहीं है, आप किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकते हो, और वो होती कैसे? 0 नंबर FIR। फिर क्या नंबर क्यों नहीं डाला है इसके ऊपर? 0 नंबर इसलिए डाला है कि फिर बाद में ये FIR ट्रांसफर हो जाएगी संबंधित थाने को, इसलिए बोलते हैं 0 FIR। टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, पहले था कल आना नहीं, अब टाइम बाउंड करनी है। टेक्नोलॉजी को यूज़ ले सकते हैं फॉरेंसिक साइंस के अंदर, जैसे मोबाइल के एविडेंसेज हैं सारे वो। फिर नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज वही जैसे मैंने बोला कि
व्हाट्सएप की चैट देखी अपन ने, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई, टेक्स्ट मैसेज दिखाया, वो टेररिज्म की परिभाषा करी है इसके अंदर डिफाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत यूएनओ में हमेशा चिल्लाता रहा कि टेररिज्म को डिफाइन करो, यूएनओ में टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। यूएनओ में तो ये बोलते हैं अच्छा आतंकवादी और बुरा आतंकवादी। जिसको बंदूक चलाना अमेरिका ने सिखाया वो अच्छा आतंकवादी है, जिसको बंदूक चलाना रसिया ने सिखाया वो गंदा आतंकवादी है। ये है वहाँ यूएनओ में। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का ही खड़ा किया हुआ था, तब तक वो अच्छा था जब तक वो रूस के अगेंस्ट में लड़ता था। लेकिन जिस दिन ओसामा ने उड़ा दिया WTC 9/11 2001 में उड़े, तो उसके बाद से ओसामा बिन लादेन गंदा आतंकवादी हो गया। बंदूक चलाना किसने सिखाया ओसामा बिन लादेन को? अमेरिका ने सिखाया, क्योंकि तब उसको रूस से लड़ना था 1979 अफगानिस्तान वार। ठीक है, तो टेररिज्म को अपन ने डिफाइन किया है। तो BNS एड्स टेररिज्म एज एन ऑफेंस, इट डिफाइंस टेररिज्म एज एन एक्ट दैट इंटेंड्स टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब एक थ्रेट मतलब खतरे में डालता है भारत की एकता को, अखंडता को और सुरक्षा को। इंटीमेट्स द जनरल पब्लिक, इंटीमेट मतलब उकसाता है जनरल पब्लिक को। कल अपन ने पढ़ा था मलेशिया के साथ बातचीत हो रही थी, उसमें जाकिर नाइक का कोई भी जिक्र नहीं था। हाँ, मलेशिया के साथ जो बातचीत हुई जाकिर नाइक, तो जाकिर नाइक ये इंटीमेशन ही है कि अपनी जो स्पीच है उनसे उकसाते हैं जनसंख्या के एक वर्ग को। तो इंटीमेट्स डिस्टर्ब्स पब्लिक ऑर्डर, है ना। कोई भी आपने जैसे ऐसा काम किया जिससे पब्लिक ऑर्डर, जो आम जनता का जो जीवन है वो प्रभावित होगी, तो ये टेररिज्म की डेफिनेशन है। सबसे पहले तो क्या थ्रेट है ना, आप मतलब खतरे में डाल दिया। इंटीमेट्स उकसाते हैं, और ये डिस्टर्ब करते हैं पब्लिक ऑर्डर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो टेररिज्म की क्या डेफिनेशन आई, क्योंकि ये नहीं थी पहले। भैया अंग्रेजों ने जो बनाया उसमें तो टेररिज्म था ही नहीं उस समय। तो क्या उनको तो वो वायलेंस था, हत्या मारपीट और ये सब थी। देशद्रोह को आज अपराध माना गया, ठीक है। ऐसे ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखो अपन देखते हैं कि ये संसद के अंदर चलते ही रहते हैं। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता हुई थी रद्द, तो उन्होंने वैसे लगाया था। तो ये देशद्रोह के आरोप बहुत लगते हैं एक दूसरे नेताओं पर। तो आज इनको क्या बनाया, आपराधिक की श्रेणी में लाया, अपराध की श्रेणी में। बिना सुनवाई केस वापस नहीं होएगा। कई बार क्या होता था कि जैसे आपने केस किया, अगली तारीख आई, है ना, आप तो मौजूद नहीं थे अगली तारीख पे, जबकि केस आप ही नहीं किया, तो सामने वाला वकील क्या बोलता था कि साहब वो उनसे राजीनामा हो गया है और वो केस लेने के लिए तैयार है। अब ये नहीं होगा, है ना। अब क्या है, वो सामने वाला आके पहले सुनवाई में आएगा और वो बोलेगा कि साहब ऐसे ऐसे ये थी, तब मैंने कराई थी, अब ये ऐसे ऐसे है, अब मैं केस वापस लेता हूँ। कहने का मतलब बिना सुनवाई के केस किसी भी हाल में वापस नहीं। पहले क्या होता था, डरा दिया, धमका दिया, ठीक है। अब फिर वो आता नहीं था और वो एक पक्ष से वो डिसीजन हो जाता था। अब वो चीज़ खत्म है। आत्मा, शरीर और भावना भारतीय है, ये औपनिवेशिक नहीं है जैसे पहले थी। वे पहले औपनिवेशिक यूँ थी। 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के कारण 1860 के अंदर IPC आ गया था, इंडियन पिनल कोड, जिसका आज स्थान लिया भारतीय न्याय संहिता। ऐसे है ना। अपन जैसे देखते हैं कि भाई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जैसे अपन ने देखा कि नो डाउट चलो ठीक है, ऊपर देख रहे हैं आज़ादी की बात का, लेकिन इसकी आत्मा शुरू से बनी हुई है वो औपनिवेशिक। फिर अपन देखते हैं 1892 भारतीय साक्षरता अधिनियम, ये भी ब्रिटिश कालीन है। तो 1868 मतलब सॉरी 1860, 1973 और 1892 1892, है ना। ये याद रहने चाहिए, साल याद आते हैं क्वेश्चन। इंडियन पिनल कोड 1860 का है, CRPC 1973 का है, और भारतीय साक्षरता अधिनियम 1892 का है। नए तो सारे 2024 के, 1 जुलाई 2024, ठीक है। ये चीज़ इनके अंदर थी जो अपन ने ये देखा। अभी नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अभी आया सदन के नेता, है ना। सदन के नेता, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था सदन के नेता के कॉन्सेप्ट के रूप में, ठीक है ना। एक मतलब एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जैसे पहचान होती है, ठीक है। पहले अपन जैसे देखते हैं क्या, पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ राज्यसभा उच्च सदन, फिर लिखा हुआ है लोकसभा निम्न सदन, फिर आ रहा है सदन के नेता। यूँ पढ़ेंगे, सदन के नेता राज्यसभा में, सदन के नेता लोकसभा में, विपक्ष के नेता राज्यसभा में, विपक्ष के नेता लोकसभा में, ऐसे इसको पढ़ना है। तो सदन के नेता अपन देखते हैं कि सदन के नेता कौन है ना। सदन के नेता से मतलब है कि जब जिसकी सरकार होती है ना, वो होते हैं सदन के नेता, ठीक है। तो जैसे अपन देखते हैं राज्यसभा में आज सदन के नेता JP नड्डा, जो कि किसके हैं, BJP के हैं, क्योंकि BJP की गवर्नमेंट है, तो इसलिए बोलते हैं सदन के नेता। अब लोकसभा में, अब प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं अपने नरेंद्र मोदी, ठीक है, लोकसभा सदस्य वाराणसी है कि नहीं। तो नरेंद्र मोदी हो गए लोकसभा में सदन के नेता। यही अगर नरेंद्र मोदी अगर राज्यसभा से होते तो राज्यसभा में होते सदन के नेता। जैसे मनमोहन सिंह अपन देखते हैं,
आसाम से हुआ करते थे वो, ठीक है। तो वो फिर लोकसभा के सदन के नेता नहीं होंगे, वो राज्यसभा के होंगे। तो जिस सदन के आप मेंबर हो, और रूलिंग पार्टी का तो होना जरूरी है, तभी तो सदन के नेता होगे। भाई आज लोकसभा कौन चला रहा, आज बीजेपी चला रही, ऐसे क्योंकि उनके पास बहुमत है इसलिए। फिर अपन देखते हैं विपक्ष के नेता। तो आप देख रहे हो 1 और 2 में जो डिफरेंस है वो सदन और विपक्ष शब्द में ही है, बाकी नेता नेता तो सेम है। सदन के नेता से मतलब जो सरकार जिसकी है, रूलिंग पार्टी, और विपक्ष मतलब जो विपक्ष में बैठा हुआ है वो। तो राज्यसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। लोकसभा में जो है वो है राहुल गांधी, ठीक है। ये 10 साल बाद ये पद मिला है किसको, किसको, कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को। 10 साल से ये पद खाली ही था। तो सर खाली क्यों था? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो कि 10 साल बाद राहुल गांधी को मिला, इससे पहले कोई और था, नहीं। ये पोस्ट ही वैकेंट थी गत 10 वर्षों से। गत 10 वर्ष का मतलब सर क्या हो गया, 2024 अपन ने देखा, 10 वर्ष का मतलब हो गया सर 2014 मतलब सर नरेंद्र मोदी सबसे पहली बार जब थे 1 यस, ठीक है। तो 2014 में जब चुनाव हुए तब से ही ये पोस्ट वैकेंट थी। तो मतलब सर अभी तीसरा टेन्योर है मोदी का। तो इस समय 3.0 देखते हैं अपन, 14 से 19 गया, 19 से 24 गया, 24 से 30 चल रहा है। तो 3.0 के अंदर ये पोस्ट भरी है, पहले 2 के अंदर खाली थी। अब इसका मतलब सर फिर इसका मतलब तो कोई क्राइटेरिया इस पोस्ट को भरने का? बिल्कुल क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है कि 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति हुई, कारण 10% सीटें, 543 का 10% निकलता है कितना, 54%। कहने का मतलब अगर आपको सदन में लोकसभा का नेता बनना है, सदन में विपक्ष का नेता बनना है, सदन में, ठीक है ना, यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है, तो कैसे बनोगे आप कि आपके पास 10% सीटें आपने जीती हुई होनी चाहिए 543 में। तो अब साहब देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, ठीक है। तो 99 मिलनी चाहिए तो कितनी थी, 54 ही चाहिए थी, तो मिल गया ना। अब आप इससे पहले वाले में देखना, 2014 वाले में और 2019 वाले में, कि कांग्रेस को कितनी मिली है, तो वो 54 से कम है। तो इस कारण से वो यहाँ नहीं बन पाए, है ना। एक बार आप देखना ये चीज़ कि कितनी सीटें मिली थी कांग्रेस को 2014 में और 2019 में। केवल कांग्रेस को बात है, देखो यहाँ पे केवल कांग्रेस को, केवल कांग्रेस, किसी राजनीतिक दल, है ना, 10% सीटें किसी राजनीतिक दल को मिलनी चाहिए। देखो यह क्या चीज़ समझने वाली बात है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे है ना, देखो गठबंधन शब्द नहीं है, गठबंधन, गठबंधन शब्द नहीं है एक तो, है ना, किसी गठबंधन को नहीं, यूपीए एनडीए को नहीं, एक तो किसी पार्टी को, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये 10% लिखा हुआ है, या यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्या कि ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा का नहीं लिखा हुआ है, ज़्यादा या सबसे बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सीधी सी बात है कि भैया आपके पास 10% सीटें हैं तो मिल जाओगे, बन जाओगे विपक्षी नेता। इसके अंदर ये नहीं है कि आपको सबसे ज़्यादा, मतलब 10% तो किसी को ही नहीं मिले, जैसे 54 है ना, किसी को ही नहीं मिले, किसी को 48 मिले, किसी को 37 मिले, किसी को 25 मिले, विपक्ष की बात कर रहे हैं अपन। तो आज ये जो 48 वाला जो ये क्लेम नहीं कर सकता कि सर मेरे पास सबसे ज़्यादा सीटें विपक्ष में तो मैं बन जाऊँ, नहीं। क्राइटेरिया क्या है, आपके पास 10% सीटें होनी चाहिए। तो जब राहुल गांधी या कांग्रेस 2014 में नहीं बना पाई सरकार, तो इन्होंने बोला, फिर विपक्षी नेता भी नहीं बन पा रहे थे, खाली थे, तो बोला कि हम माना हमारे पास 10% नहीं है, लेकिन हम सबसे बड़े तो हैं ना। उस समय जैसे सीटें रही करीबन 48 के लगभग, तो बोला कि 10% तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े तो है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करो और इस 10% को हटा के वहाँ लिखो कि या तो 10% या सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सीटें के पास या जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसको दिया जाए। तो फिर बीजेपी सरकार इस समय 2014 में सत्ता में थी, तो राहुल गांधी ने बोला अमेंडमेंट करो उसको, क्या दिक्कत है, 10% हटाओ और 10% या सबसे ज़्यादा सीटें या सबसे बड़ा विपक्षी दल जो है उसको बनाया जाए विपक्ष का नेता। तो फिर नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि जब 1960 के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू जब थे, तब हम भी तो भाई यही जनता पार्टी यही तो मांग उठाती थी। उस समय भी विपक्ष का पोस्ट खाली ही रहता था, क्यों, क्योंकि उस समय ये विपक्षी वाले नहीं जीत पाते 10% से ज़्यादा। तो उस समय जब तुमने हमारी नहीं सुनी, तो अब मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। तो हमने भी तो ये पता नहीं कितने 10 साल देखे हैं, ये 10 साल तुम भी अब देखो, जब तक भाई आप पॉपुलर हो ना देश के अंदर, आपको सीटें मिलेंगी तो हम आपको लोकसभा में पॉपुलर करेंगे, क्या दिक्कत है। यही सब थे इंदिरा गांधी के।
अगर इतना ही शौक है विपक्ष के नेता बनने का तो पहले जनता के अंदर जनता का दिल जीत के दिखाओ। वही सब मोदी ने यहाँ दिला रही है, खत्म, टिट फॉर टैट, ऐसे, है ना। तो इसलिए ये बड़ा ध्यान के अंदर रहता है। अब देखो ये चीज़ कैसे काम करती है। अभी अपन जैसे देखते हैं कि अभी अपन फरवरी वाले दर्पण में पढ़ेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के जो संबंध में जो कानून है वो चेंज हुआ है। अब उसमें क्या है कि एक पैनल बनेगा, उसके 3 का पैनल है। एक तो होंगे हेड, तो होंगे पीएम, दूसरा होएगा जिसको अपन बोलेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है विपक्ष का नेता, है ना, सदन में विपक्ष का नेता। अब उसमें स्लैश करके लिखा हुआ है कि भाई कई बार जो विपक्ष का नेता नहीं होता है, जैसे 10 साल से नहीं था, तो अब वो पोस्ट को भी अपन को इलेक्ट करना, उस पोस्ट पे कोई बैठेगा। तो अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा मतलब विपक्ष का जो या तो सदन का नेता हो जाएगा, जो सबसे बड़ा जो है विपक्ष का तो किसी को नहीं, विपक्ष का तो कम मिलेगा जब 10% सीटें हों, वो किसी के पास नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सीटें विपक्ष में किसके पास है, तो कांग्रेस, जिसके पास भी हो वो इस पैनल का मेंबर रहेगा। क्योंकि पैनल में तो ये लेके आना है ना किसी न किसी को। अगर ये नहीं लेके आएंगे तो फिर जो नियुक्ति पैनल कर रहा है वो नियुक्ति बिल्कुल इम्पार्शियल नहीं होगी, निष्पक्ष नहीं होगी। विपक्ष आएगा तभी तो निष्पक्ष होगी ना, इसलिए इसको लाना है। या तो विपक्ष 10% से आ जाए, या नहीं तो फिर 10% किसी के पास नहीं, तो उसके पास सबसे ज़्यादा है ना, उसके नेता को उठा लाओ आप। तो लोकसभा में नहीं बनेगा, उस पैनल की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में तो आज भी 10% है। लोकसभा में विपक्ष नेता का पद चाहिए तो 10% वोट जीत लो। ये तो क्या है, जैसे सीट्स बढ़नी होती, मतलब नियुक्ति की होती है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अपने चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, इन सब की नियुक्तियों के लिए पैनल है। और तीसरा इसके अंदर होता है कैबिनेट मंत्री होगा कोई, कैबिनेट मंत्री। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति संबंधी भी प्रावधान हाथ सबसे बिल्कुल लेटेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे समझ गए, तो ये चीज़ अपन को ध्यान में। तो ये आप समझ में आया ना, मैंने बताया कैसे काम करती है विपक्ष का नेता और सबसे बड़ा। 10% नहीं है तो भी सबसे बड़े हो तो यहाँ तो आ जाओगे, लेकिन लोकसभा में तो आज भी 10% चाहिए, क्योंकि देश में पॉपुलर हो पहले विपक्ष का नेता बनना है। तो ये राहुल गांधी, अब समझ गए ये चीज़ है। तो राजीव गांधी भी अपन देखते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे हुए 1989 से 90, सरकार नहीं थी, ठीक है। सोनिया गांधी लोकसभा में विपक्ष की नेता रही हुई है 1999 से 2004, यूपीए सेकंड जिसको अपन बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आपने राजस्थान विधानसभा में देखना है, राजस्थान की साइट के ऊपर जाके आज जैसे अपन देखते हैं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर सीएम तो बीजेपी के हैं, भजन लाल शर्मा। तो आज राजस्थान विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता कौन है, देखना है एक बार जाके, और उस लिस्ट को फिर ऊपर और देखना, राजस्थान विधानसभा की साइड में मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो सदन के नेता अपन ने देख लिया, तो समझने वाली बात है, एक तो ये टेबल है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बनना है तो फिर क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब जैसे आज अपन देखें कि सर अगर 2 पार्टियां आ गई, 2 पार्टियां जिनको 10-10% से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब वो 10% ज़्यादा दे सकते हैं तो 2 विपक्ष बना देंगे अपन, क्या दिक्कत है, कांग्रेस होगी, बीएसपी होगी, दोनों को बना देंगे, दोनों विपक्षों को पार्टियों का दर्जा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है। तो क्या नाम, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, 10 साल बाद ये सीट भरी है, क्योंकि 10 साल बाद वो 10% सीटें जीत पाए हैं। 10-10 का आंकड़ा, 10-10 की दौड़ है अपने गुलाम मूवी में, सिद्धू, ऐसे है ये सदन का नेता। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये SC/ST का दर्जा देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे SC/ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल वर्ड क्या है, अनुसूचित, तो एक लिस्ट बनी हुई है, राष्ट्रपति की साइन से उसमें ही जुड़ते हैं और राष्ट्रपति की साइन से हटते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं अपन शेड्यूल बना। जैसे अपन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं, अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी अनुसूचियाँ, आज कितनी कृष्णा अनुसूचियाँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अनुसूचियाँ कितनी है अपने, शेड्यूल्स कितने हैं, 12, टोटल 8, फिर 4 जुड़े 12 हो गए, ठीक है। तो ये अनुसूचित शेड्यूल है, तो ऐसे अपने शेड्यूल्स बने हुए हैं। इनके अंदर जो कास्ट एंड ट्राइब का नाम हो गया वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके अंदर नाम जोड़ने और हटाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार का है। और ये सूची जो है ना, ये सूची राज्यवार जारी होती है, राज्यवार। जैसे कोई कम्युनिटी एक SC/ST का दर्जा दिया हुआ है तो राज्य के हिसाब से दिया हुआ है, पूरे भारत में नहीं होता, वो हर राज्य में अलग अलग है। जैसे अपन टोडा देखते हैं, है ना, टोडा आज नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर ST है, लेकिन राजस्थान के अंदर ST नहीं है। बकरवाल जैसे अपन देखते हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर ST है, राजस्थान में नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ गए। तो केंद्र दर्जा देती है केंद्र सरकार, लेकिन ये राज्यवार लिस्ट होती है, ये
अलग अलग ऐसे। नाम प्लस करने का अधिकार, किसी को हटाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। समझ गए? ये चीज़ है यहाँ पे SC ST की अपन बात कर रहे हैं। फिर आते हैं झारखंड के CM, पहले हेमंत सोरेन थे, आज भी हेमंत सोरेन ही है, ठीक है, लेकिन बीच में जो आए वो चंपई सोरेन, चंपक से याद रखते हैं, चंपई सोरेन, सीक्वेंस ध्यान रख लो और कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने अरेस्ट किया था, त्यागपत्र दिया, चंपई सोरेन बन गए, वापस जेल से जब बाहर आए तो वापस बन गए। चंपई सोरेन को बुरा लगा, ऐसे थोड़ी होता है यार कि जैसे कितने में फरवरी 24 से लेकर जुलाई 24, 3 महीने रहे, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और जुलाई के अंदर तो गई जून, 5 महीने रहे, तो बुरा लगा, तो इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया और बीजेपी के अंदर चले गए। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, हेमंत सोरेन, फिर चंपई सोरेन और वापस से हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन। समझ गए? इतनी सी बात इसके अंदर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिख फॉर जस्टिस, ठीक है ना, ये पार्टी है, लेकिन इसको क्या है, भारत सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। तो अभी अपने देखा आतंकवादी डेफिनेशन की क्या थी कि आप थ्रेट खतरे में डाल दिए भारतीय यूनिटी इंटीग्रिटी को, आपने इंटीमेट किया, अभी भारतीय न्यायिक संहिता में देखा ना टेररिज्म की परिभाषा, ठीक है, और आपने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया, तो ये टेररिज्म की परिभाषा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण आया था इंडिमिनेशन, ऊपर आया था थ्रेटन्स इंटरनल सिक्योरिटी यूनिटी। UAPA एक्ट है अपना 1967 का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, पोटा नहीं है, UAPA 2019 से प्रतिबंधित है, प्रतिबंध 2 साल, इसको प्रतिबंध में अभी 2 साल की वृद्धि करी है। स्थापना 2007 में हुई थी, गुरुपतवंत सिंह, है ना, गुरुपतवंत सिंह पुन्नू, है ना, पुन्नू नाम आता है इसके, न्यूज में अपन देते हैं, गुरुपतवंत सिंह, इनको कनाडा की नागरिकता मिली हुई और ये खालिस्तान समर्थक है, यहाँ इंपॉर्टेंट कर दो खालिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ सर भारत के तो अगेंस्ट में काम कर रहा है खालिस्तान, ये खालिस्तान की मांग करते हैं कि एक नया देश बने खालिस्तान, कुछ हिस्सा पाकिस्तान से लेंगे, कुछ हिस्सा, मतलब पंजाब 2 है, एक अपने भारत में एक पाकिस्तान में, दोनों वाले पंजाब से एक थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेंगे और एक खालिस्तान की एक नई राज्य बनाएंगे, ये इनकी मांग है। तो सीधी सी बात है सर, भारत ने तो इसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, कनाडा में है और खालिस्तान समर्थक है, तो इसका मतलब कनाडा की सरकार किसको समर्थन दे रही है? खालिस्तान को समर्थन दे रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, वो कनाडा के अंदर सिख ज़्यादा है, तो हो सकता है उनके वोट लेने के लिए, उनका समर्थन लेने के लिए खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं। अब देखो अपन जैसे देखते हैं, एक नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जून 2023 में कनाडा में इसकी हत्या हो गई, और कनाडा के जो PM है जस्टिन ट्रूडो, वो ये बोलते हैं कि इसकी हत्या भारत ने करवाई, और वो भारत के अगेंस्ट में बयान दे रहे हैं ट्रूडो कि भारतीय अधिकारियों ने नाम हत्या कराई, भारतीय अधिकारियों को उन्होंने कनाडा से दूतावास से कई भारतीय अधिकारियों को भेज दिया इंडिया ने भी भारतीय दूतावास जो अपने चाणक्यपुर दिल्ली में, वहाँ से कनाडा के दूतावास में जितने भी कनाडियन थे उनको वापस कनाडा भेज दिया, और ये न्यूज़ में चल रहा है अभी, है ना, तो इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये हरदीप सिंह निज्जर, ये था ऊपर पुन्नू जो कनाडा में बैठे हैं, ये इन्हीं के सबॉर्डिनेटशिप में काम कर रहे हैं, निज्जर की। तो निज्जर का पूरा नाम क्या था? हरदीप सिंह निज्जर, और ये कनाडा के PM है ट्रूडो। तो पूछा जाए जस्टिन ट्रूडो वर्तमान में कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो कनाडा के, और भारत विरोधी बयान के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहे हैं, ठीक है ना, और ये बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि जो अपन मेन के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ें तो उसमें आया भारत कनाडा संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के तो अगेंस्ट में जा रहे हैं कि खालिस्तान समर्थक है, तो भारत ने उनको बताया कि यार एक सस्ती राजनीति तुम मत जीतो, सस्ती राजनीति तो तुम्हारे लिए भी हानिकारक है और हमारे लिए भी हानिकारक है, ठीक है, एक बार तय में तो जाओ कि ये वहाँ क्या काम कर रहे थे हरदीप सिंह निज्जर, ऐसे भारत को टारगेट करने, बस तुम तो खालिस्तान की समर्थक जो सिख्स हैं उनकी सिंपैथी जीतना चाहते हैं ट्रूडो, और है भी ये इफेक्ट ऐसे। अब चुनाव होंगे जल्दी, तब वो विपक्ष की जो पार्टी वहाँ कनाडा में, ये तो सरकार इनकी है, विपक्ष ये बोल रहे हैं कि आज तुम समर्थन नहीं, खालिस्तान को खुद की जड़ें खोद रहे हो, और कल तुमको पता चलेगा कि कैसे समर्थन देने का मतलब क्या हुआ। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा, है ना, आटावा नहीं है, इसको ओटावा कर देना, ओटावा। तो जैसे अपन ये कनाडा देखते हैं अमेरिका के ऊपर, ये ओटावा नदी है ऐसे, ठीक है, अपने सेंट लॉरेंस ओटावा नदी, यहाँ पे है ये ओटावा, है ना। कनाडा के जितने भी शहर है प्रमुख सारे इधर है, अपने पैसिफिक कोस्ट, इधर सॉरी एटलांटिक कोस्ट के ऊपर, ये अटलांटिक महासागर है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ओटावा है। इधर देखोगे ये मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं ना अपन, ये पढ़ना आप, है ना, ओटावा देखना, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक कनाडा का शहर है, क्यूबेक सब इधर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है अपनी ओजोन डिप्लीटिंग ODS, तो ये इस तरफ है सारे, इधर कुछ भी नहीं है कनाडा में, सन्नाटा है बिल्कुल, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर,
तो कनाडा की राजधानी ओटावा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं भारतीय रक्षा प्रणाली आयरन डोम। तो अपन ने क्या बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में अपन ने आयरन मिसाइल प्रणाली, जैसे आयरन डोम, तो ये तो क्या है, इजराइल का है कि कोई इजराइल पर हमला करेगी मिसाइल, उसको बीच में टारगेट कर देंगे, इस तरह को। तो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल के विरुद्ध रक्षा प्रणाली अपन ने, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है मैंने बताई थी, जो ऐसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है ऐसे। क्रूज मिसाइल क्या होती है, जो पैराबोलिक नहीं करती, कैसे भी करके और फिर हिट करती है। परीक्षण क्या, चांदीपुर में, उड़ीसा, वही एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप पे करते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम दिया गया अपन ने क्या, AD-1। इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे इधर से कोई मिसाइल आ रही है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अपन इधर से छोड़ेंगे, इसको बोलते हैं अपन इंटरसेप्टर मिसाइल। जैसे पुलिस में अपन देखते हैं इंटरसेप्टर गाड़ी खड़ी रहती है, दूर से कोई गाड़ी आ रही है स्पीड में चल के, तय सीमा से ज़्यादा है, 60-80 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो चालान हो जाएगा। तो उसने आपकी स्पीड को इंटरसेप्ट कर लिया, तो गाड़ी को इंटरसेप्ट कर लिया और फिर उसको रोकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं, पकड़ते हैं, तो इंटरसेप्टर मिसाइल है ना। तो अभी हाल ही में अपन ने ये की, तो धीरे धीरे मतलब ये भारत अपना आयरन डोम बना रहा है पाकिस्तान और चीन के अगेंस्ट में। फिर अपन देखते हैं नाम परिवर्तन किया 2 हॉल्स का। अशोका हॉल का तो अपन ने अशोका मंडप किया, अशोक का नाम रहने दिया। क्यों रहने दिया, क्योंकि अशोक वृक्ष जो है ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, और अशोक महान मौर्य है, बुद्धिज्म से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए तो अशोक का नाम नहीं मिटाया, बस क्या अशोक हॉल को क्या कर दिया, अशोक मंडप कर दिया अपन ने। फिर दरबार हॉल जो उसको अपन ने गणतंत्र मंडप कर दिया, क्योंकि पहले दरबार लगता था राजा महाराजाओं का, आज राजा महाराजा नहीं है, आज हर आम हो, हर जो खासो है ना वो आम है, हर खासो आम, ठीक है, मतलब हर खास आदमी आज आम है। तो दरबार को अपन ने कर दिया गणतंत्र। पहले दरबार हाल में दरबार लोग ही बैठते थे, राजा महाराजा राजकुमार, आज उसको कर दिया, दरबार को तो कर दिया गणतंत्र, मंडप को कर दिया हॉल, ऐसे मतलब हाल को कर दिया मंडप, दरबार हाल को मंडप, ऐसे। तो दरबार हाल गणतंत्र मंडप, अशोका हाल को अशोका मंडप। तो जैसे देखो कि नाम चेंज में तो आ रहा है दोनों में, मंडप मंडप है ना, मंडप आएगा नया, मॉडर्न नाम जो है मंडप, लेकिन अशोक का नाम नहीं मिटाया अपन ने, क्यों, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दरबार हॉल को गणतंत्र कर दिया, क्योंकि दरबार आज गए, दरबार है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर साइट्स में अपन अभी लेटेस्ट जुड़ी है 43rd साइट, ठीक है, जो कि कौन सी, ये मैदान असम के अंदर, शिव सागर, जैसे मैंने इधर ये जैसे आसाम बनाया था है ना, ये आसाम जैसा अपन देखते हैं, तो बिल्कुल यहाँ ऊपर है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है ऐसे, तो यहाँ ऊपर ये शिव सागर जिला है, ऊपर डिब्रूगढ़ है, यहाँ पे है ये शिव सागर, ठीक है ना, आसाम शिव सागर जिले में। और ये शाही कब्रगाह है, ठीक है, शाही वही दरबार शाही, ठीक है, शाही जो शमशान घाट थे वो, जैसे अपन जसवंतड़ा देखते हैं जोधपुर के अंदर, ठीक है, अपने गेटोर की छतरिया देखते हैं जयपुर के अंदर, वो सारे क्या शाही शमशान है ऐसे। तो ये मैदान में आसाम के अंदर लेटेस्ट 43वीं जुड़ी। नेक्स्ट देखते हैं जोरावर। जोरावर क्या है, ये हल्का टैंक है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बनाया गया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जैसे गलवान घाटी है, भारत चीन का मुठभेड़ हुई जून 2020 के अंदर, और DRDO द्वारा विकसित किया गया जोरावर टैंक। एंटी टैंक मिसाइल नहीं है, एंटी टैंक मिसाइल तो अपने पास नाग है, और अभी लेटेस्ट में एक बनाई है जिसका नाम है अमोघ, है ना। तो अमोघ वर्ष से याद रख लो, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक रहा है, तो वर्ष नहीं है, सिर्फ अमोघ अमोघ है। अरिघात जो है, अरिघात ये परमाणु पनडुब्बी अपनी दूसरी, सेकंड, पहली कौन सी थी, पहली में भी अरि लगता है, लेकिन वो अरिहंत है, अरिहंत, दुश्मन का हत्या करने वाला, माना अरिहंत, दुश्मन को घात पहुंचाने वाला, अरिघात, अरि का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। अमोघ वर्ष, अमोघ एंटी टैंक मिसाइल, और जोरावर टैंक है, हल्का टैंक, टैंक से प्लेन से उठाया और कहीं भी रख दिया, पैराशूट से उतार दिया ऐसे। जो सबसे भारी टैंक है अपने, उसको अपन बोलते हैं भीष्म टैंक, और भीष्म वो भी अपने पोर्टेबल अस्पताल, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर मैत्री सहयोग एंड भीष्म फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, हित सहयोग एंड मैत्री, यूक्रेन को दिए अपन ने 4। अभ्यास, अभ्यास क्या है, हवाई लक्ष्य है, ठीक है, मिसाइल जैसे अस्त्र मिसाइल के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला हवाई लक्ष्य। हवाई लक्ष्य क्या है, जैसे मान लो एक प्लेन यहाँ उड़ रहा है, ये एक प्लेन है, इसमें ये अस्त्र मिसाइल लगी हुई है, अब अपन को चेक करना है कि यार ये सही निशाने पे वार करती है कि नहीं करती है, टेस्ट तो करेंगे ना उसको। अब सीधी सी बात है कि ये अस्त्र कैसी मिसाइल है, ये जेट पड़ा हुआ है अपन ने, ये ऊपर वाली मिसाइल है, मतलब सर ये एयर टू एयर ही मार करेगी। तो अपन ऐसा तो है नहीं कि हवाओं में कबूतर उड़ाऊँ और ले देंगे इसको मार के दिखा, ऐसा तो संभव है नहीं ना।
तो मतलब हवा में कोई टारगेट अपन को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हवा से हवा में मार करती है सर, A2A मिसाइल है ये। तो अब हवा में मैं टारगेट कौन सा नया जनरेट करूं, तो वो उस टारगेट को अपन ने नाम दिया क्या, अभ्यास। ये क्या अभ्यास, क्या हवाई लक्ष्य है। तो छोटे ये हवाई टारगेट्स हैं, ये ऐसे हवा में उड़ते रहेंगे, और अगर अस्त्र मिसाइल उसको उड़ा देती है तो आपकी अस्त्र मिसाइल सही है, मतलब टारगेट पे हिट कर रही है ऐसे, ठीक है। तो ये अभ्यास, वही अभ्यास के लिए है ये, कि सही निशाने पे। भाई अभ्यास अपन क्यों करते हैं, कि जिससे कि जब अपने कंपटीशन हो तो निशाना टारगेट पे लगे, इसलिए तो अभ्यास करते हैं अपन। तो ये अभ्यास है यहाँ पे अस्त्र मिसाइल। तो अपन देख लिए क्या, मिसाइलें परीक्षण के लिए, मिसाइल परीक्षण के प्रयोग किया जाने वाला हवाई लक्ष्य। तो कौन सा भाई, जो अपने देखते हैं ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, वो तो सरफेस टू सरफेस है, तो वो तो भाई सरफेस पे आके चलेंगी ना, तो उनके लिए हवाई नहीं चाहिए, उनके लिए तो टैंक काम करेगा जोरावर जैसे ऐसे। तो इनके लिए हवाई लक्ष्यों के लिए तो हवा के अंदर मात कौन करती है, एक तो ये अस्त्र हो गई, दूसरी अपन जैसे देखते हैं ये जो मिसाइल होती है कौन सी, सतह से हवा में, S2E, सरफेस टू एयर है ना, पढ़े थे मैंने, बैट, बराक, आकाश, त्रिशूल, तो बैट हवा में जाके मात करेंगे। तो सर कौन सा टारगेट, कबूतर नहीं उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे, अभ्यास विमान उड़ाएंगे अपन ऐसे। तो ये जेड बनाया मैंने, तो ये तो मैंने बताया था ना कि बाप DSP और NP, इधर ये बैट है, इधर अस्त्र है, सतह से हवा में ये रुद्रम ऐसे, हवा से सतह में रुद्रम, एयर टू सरफेस, A2S। फिर अपन देखते हैं कि UH-3H हेलीकॉप्टर नौसेना से विदा हुए। थल सेना, वायुसेना के पास नहीं थे ये, ना इंडियन आर्मी के पास थे, ना इंडिया एयरफोर्स के पास थे, किसके पास थे, नौसेना के पास थे ये, नौसेना। तो ये इनकी फोटो आप देख रहे हो, जैसे ये है अपने UH-3H हेलीकॉप्टर, पीछे लिखा हुआ भारतीय नौसेना। तो नौसेना के पास भी हेलीकॉप्टर होता है, क्यों, क्योंकि जैसे क्या होता है, जैसे अभी अपन ने देखा सोमालिया सी पायरेट्स हैं, INS कलकत्ता तो चलेगा कंपेरेटिवली थोड़ी धीरे स्पीड से, लेकिन अपन को और अच्छी स्पीड चाहिए और दुश्मन को दूर से ही मारना है, तो ये ऐसे ये हेलीकॉप्टर्स काम में आते हैं। 2007 से नौसेना में था, 14 साल की सेवा दी और अब ये नौसेना से विदा हो रहा है। देखो मैंने यहाँ वायुसेना लिख के काटा हुआ है, जैसे पूछते हैं ना कि क्वेश्चन हुआ है, हाल ही में UH-3H हेलीकॉप्टर को भारतीय रक्षा सेवाओं, रक्षा सब वर्ड बोला मैंने, रक्षा, डिफेंस फोर्सेज है ना, तो कोई रक्षा शब्द जो है ना, ये समझो, ये जो डिफेंस है ना, डिफेंस फोर्सेज, रक्षा सेनाएं, इसके अंदर तीनों आती हैं, क्या, आर्मी, अपने नेवी और एयरफोर्स। आर्मी को फिर अपन बोलते हैं क्या, भारतीय थल सेना, ये है नौसेना, ये है वायुसेना, एयरफोर्स, और डिफेंस कंबाइंड नेम जो उसको अपन बोलते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेज। इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन आर्मी बोला तो थल सेना ही है, नेवी और ऐसे कंबाइंड क्या है, इंडियन डिफेंस फोर्सेज, भारतीय रक्षा सेनाएं। तो क्वेश्चन ये आया कि हाल ही में भारतीय रक्षा सेनाओं से ये हटाया गया UH-3H, तो निम्न में से किस भारतीय रक्षा सेना के अंदर ये था। तो उसमें अपन पढ़ते हैं हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर तो मुझे अच्छी तरह पता हो, तो एयरफोर्स में होते हैं, नहीं, किसका था ये, नेवी का था, है ना, इसलिए जल्दबाजी मार देती है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ठीक है। तो ये है 2007 से नौसेना में था, फोटो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान रखो आप, नौसेना है ना, पानी पीछे दिख रहा है, पानी, हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, ये आकाश में नहीं दिखाया मैंने। फिर अपन देखते हैं ये परमवीर चक्र विजेता, ठीक है ना। तो एक्चुअल परमवीर चक्र से देखने से पहले देखो ये है ना, ये मैंने परमवीर चक्र से विजेता इसलिए बताया क्योंकि ये डिफेंस फोर्सेज की, देखो इंडियन मिलिट्री डिफेंस फोर्सेज की ये अपनी ये रैंकिंग है, ठीक है। तो इसको मैंने याद करने का तरीका बता रखा है, BCL MCL से चालू करेंगे, फिर ये CC है, इधर ये CC कोमोडोर कैप्टन कमांडर, और फिर इसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स के अंदर ऐसे। तो इसकी मैं एक अलग से फाइल बना दूंगा, उसमें और समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार इसको देख लेना। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय सितंबर 2024 का, ठीक है, इसको नेक्स्ट में देखते हैं।